कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद अरकान की अदम शरकत पर इज़हार अफसोस करते हुए वादा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल आइंदा भी जारी रहेगा। अगर ये कहते कि इमरान खान को पेरोल पर 5 घंटे के लिए लेके आओ तो उनको लेके आते? इमरान खान बड़ी अहमियत के हामिल है या कौमी सलामती? तो आपने इतनी पूरी मुल्क की कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। जब इतना बड़ा फैसला आप करते हैं और आगे जाते हैं, उसके पुष्प पर कौमी यकजाती ना हो, वो नाकाम हो जाए। कोई मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो अब ऐसे किसी अमल का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहेंगे। हम कह रहे हैं कि हम जंग लेकर उनकी दहलीज तक जाएंगे जो पाकिस्तान में हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जंग सोल्यूशन नहीं है, जिसने छाती पे गोली खानी है, शहीद होना है, जब वो जाएगा तो वो क्या सोच के जाएगा कि जंग सोल्यूशन नहीं, मैं वैसे ही जा रहा हूँ। टारगेटेड ऑपरेशन हो, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या जंग हो, हम इनको बाहर निकालेंगे, इनको रूट आउट करेंगे, ये फैसला हो चुका है। हम इस मामले को हल करने के लिए हर एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार है। हम रियासत की मदद करने के लिए भी तैयार है, मगर मामले के जैनमंद हल के लिए, न कि किसी ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए बहाना बना के हमसे उसकी इजाजत लेनी है तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। अब तो माशाल्लाह कैबिनेट का साइज भी है कि कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कोई नहीं आया, तो ये हम कार्रवाई किस लिए चलाएं? इसलिए हमारे ऑफिस से, चेयर से ये सख्त कार्रवाई है कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन फ्राइडे 21 मार्च 2025 एट 11:30 AM। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज भी हम गुफ्तगू जारी रखेंगे जो सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से इजलास गुज़िश्ता दिनों में हुआ। ऑब्वियसली कौमी सलामती जो कमेटी थी पार्लियामेंट की, उसका इजलास हुआ। वहाँ मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद थी, सिविलियन लीडरशिप भी मौजूद थी और फैसला किया गया कि सख्त एक्शन लिया जाएगा जो ये दहशतगर्द हैं। आर्मी चीफ साहब, जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जो तकरीर की बताया गया है कि वैसे तो इन कैमरा मीटिंग थी, पर जो तफसील सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स में कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है और फिर पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे? इस इजलास की जो दूसरी अहम बात थी वो यही थी कि कौन सी अपोजिशन की जमातें आई, उन्होंने इजलास में शिरकत की। अब JUIF वहाँ मौजूद थी, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली PK मैप ने इस इजलास में शिरकत नहीं की। मौलाना फजल रहमान साहब ने वहाँ भी जो तकरीर की, जो इजलास में गुफ्तगू की, तो उन्होंने जो रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं उनको तो दहशतगर्द कहा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। कहा कि अगर वो मुझसे मशवरा करते तो मैं उनको ये सजेशन देता। मगर इजलास के बाद हम ये कह सकते हैं कि एक दिलचस्प वाक़या ये हुआ है कि जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाली मेन जमातें हैं उनका मौक़िफ़ सामने आया है, चाहे उन्होंने इजलास में शिरकत की हो या नहीं की हो। जैसे JUIF का ही अगर हम जिक्र कर लें, उनका एलामिया जो है वो सामने आया है जिसमें उन्होंने सवाल उठाया है जमात में कि पिछले 20 सालों से ऑपरेशन पर ऑपरेशन जारी हैं, लेकिन हर ऑपरेशन के साथ दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। उन्होंने जोर दिया उस एलामिये में कि मुल्क की पॉलिसियों में सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की सोच नहीं बल्कि सियासी सोच को भी शामिल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र करें तो वो तो पहले ही ऑपरेशन के ख़िलाफ़ थी, इसीलिए उन्होंने गालबन इजलास में भी शिरकत नहीं की। वन ऑफ द रीज़न्स जो मरकज़ी क़यादत है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक जमात है, उन्होंने जॉइंट सेशन बुलाने का मुतालबा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि एक हुई PTI की, उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम इस वक्त किसी भी ऑपरेशन के हक़ में नहीं हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने इजलास में शिरकत की एज ए चीफ मिनिस्टर। उसका भी जो उन्होंने गुज़िश्ता रात एक इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि जो मीटिंग थी माफ़ करिएगा, वो मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। उन्होंने कहा प्रेजेंटेशन और एलामिया पेश करने से अगर दहशतगर्दी ख़त्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। उन्होंने भी मुखालफत की है ऑपरेशन की। और तीसरी अहम जमात खैबर पख्तूनख्वा से अवामी नेशनल पार्टी, उनका भी मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि वो किसी नए ऑपरेशन के हक़ में नहीं है, ना उसकी हिमायत करते हैं।
हुकूमत परेशान हुई है, हम ये कह सकते हैं, या उनको लगा है कि इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है? अभी कुछ देर पहले ही तलाल चौधरी साहब जो नए वज़ीर दाखिला बने हैं, वज़ीर मुमलिकत दाखिला के, उन्होंने आके एक प्रेस टॉक की है जिसमें उन्होंने ये बताया कि कोई नया ऑपरेशन लॉन्च नहीं हो रहा। ये अब मामला क्या है, क्या फैसले हुए, क्यों इतनी कन्फ्यूजन है? और ये पहली दफ़े नहीं हुआ, जब एक दफ़े पहले भी इसी तरह की दहशतगर्दी की लहर के बाद इजलास हुआ था, उसमें भी जो फैसले किए गए, बाद में हुकूमत काफ़ी अरसे तक ये सफाइयाँ देती रहेगी कि कोई नया ऑपरेशन नहीं है। सो दिस सीम्स टू बी अ रिपीट ऑफ द पैटर्न। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शजरा अली साहिबा, वज़ीर मुमलिकत है, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमें ज्वाइन किया असलम गौरी साहब ने, तर्जुमान हैं JUIFA से वाबस्ता है। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। शजरा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पहले तो जी मुबारक हो, आप वज़ीर बनी हैं, कैबिनेट में शामिल हुई हैं, बट साथ साथ शजरा साहिबा ये बताइएगा कि ये अब हम कह सकते हैं शायद दूसरा वाक़या है कि इजलास हुआ, उसके बाद सफाइयाँ देती जा रही है हुकूमत के, नया कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, और इतनी अपोजिशन इस दफ़े भी बड़ी कैटेगोरिकल आई है 3 जमातों से। तो शजरा साहिबा के यही क्यों हर दफ़े ये मिसकम्युनिकेशन होती है? जैसे मैंने जिक्र किया कि तलाल चौधरी साहब अभी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बात ये कि एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट ये इवेंट था जिसमें कि अस्करी क़यादत और सियासी जमातों के जो लीडर्स थे या अहम रुकन थे, उनको एक ब्रीफिंग दी जा रही थी कि इस वक्त मुल्क की सिचुएशन क्या है, और वो इन कैमरा ब्रीफिंग थी। अब एक तो उसके बारे में कंफ्यूजन बिला वजह कुछ पार्टीज फैला रही हैं, मसलन ये कि हम बंद कमरों में इजलास नहीं करेंगे। तमाम मुल्क जो उनकी कुछ ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी सीक्रेट्स होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो वो आपस में डिस्कस करते हैं, उनको नहीं बाहर किया जा सकता। सो ये वजह थी, और उसमें तमाम पार्टीज को मदऊ किया गया। अगर कुछ पार्टीज ने समझा कि हमने उसमें नहीं आना, और उन्होंने शर्तें रखी, बेबुनियाद और गैर अहम शर्तें मेरे नजदीक, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं थी जहाँ पे कि एक कोई फाइनल हमने को फैसला भी देना था। एक ब्रीफिंग थी, ब्रीफिंग के बाद तमाम सियासी जमातों ने अपना जो इजहार ख्याल करना था, और उन तमाम चीजों को इकट्ठा करके तो हम ये चाहते थे, और जो अस्करी क़यादत थी उन्होंने भी ये कहा कि वी वांट कि एज होल ऑफ द नेशन हम इस वक्त एक ऐसा कदम उठाएं। वजह उसकी सबको पता है कि हमारे 2 सूबे इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में बहुत बुरे तरीके से आ चुके हैं, और वो जो है बैरूनी ताकतें उनको फंड कर रही हैं। इंडिया उनको फंड कर रहा है। रॉ जो कि इंडिया में हमारा एक दुश्मन बैठा हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है, वो इस दहशतगर्दी को फंड कर रहा है, और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए। ये बहुत ही क्लियर कट चीजें हैं, इसके अंदर तो कोई जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात आ गई कि ऑपरेशन, एलामिये में ये लिखा गया है कि जो अज़्म इस्तेहकाम का ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है, उसको कंटिन्यू रखा जाए। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये बात की कि हमें अब एक सख्ती से निपटना पड़ेगा दहशतगर्दी से। आप देख रहे हैं कि पिछले चंद महीनों से दहशतगर्दी एस्केलेटिंग है। साहिबा माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ, बट यही तो समझ रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों ने फिर ये जो इतना इजलास बुलाया, तो इस इजलास में से फैसला सिर्फ यही हुआ है कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो होते रहेंगे, ज्यादा एफर्ट उन पे लगाया जाएगा। दैट इज द डिसीजन दैट वाज मेड। ज्यादा एफर्ट भी उन पे लगाया जाएगा, और ज्यादा इस चीज के ऊपर तमाम जो मुल्क के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलके इस चीज को लेके आगे बढ़े, क्योंकि अवाम जब साथ होगी, जब सियासी कुव्वतें साथ होंगी, जब सियासी फैसले होंगे, तो फिर ही इस चीज में कामयाबी आएगी। अगर इस चीज को शजरा साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ असलम साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं। तो ये जो आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया स्टेक होल्डर्स का, विल जस्ट कम बैक टू दैट। असलम साहब, वेलकम टू द शो। पहले तो सर आपसे अफसोस हम सब की तरफ से हाफिज हुसैन अहमद साहब की जो डेथ हुई है उसके ऊपर पूरी डॉन न्यूज़ की टीम की तरफ से आपसे और आपकी पूरी जमात से अफसोस इस बात का।
बहुत शुक्रिया जी। असलम जी सर। हाफिज साहब हम सबके थे और पूरे जमीयत उलमा के लिए, पूरी कौम के लीडर थे। उन्होंने सबके साथ तो बहुत अच्छा वक्त अपनी जिंदगी का गुजारा, बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन रहे और हर तबके में, खुसूसन सहाफ़ियों के तबकों में, हर जगह हर किसी के पसंदीदा शख्सियत थे। उनके मुखालिफिन भी उन्हें पसंद करते थे। बहर मौत तो आनी है, सब ने जाना है अल्लाह ताला की तरफ, तो अल्लाह ताला ने उनको बुला लिया रमजान मुबारक के महीने में अपने साथ। जी बिल्कुल। जी असलम साहब, आपने शजरे साहिबा की गुफ्तगू सुनी यहाँ, तो असलम साहब जैसे कि वो फरमा रही थी कि कोई नए ऑपरेशन की बात नहीं हुई, पर जो JUIF की तरफ से एलामिया आया, मौलाना साहब वहाँ मौजूद थे, आप लोगों को सर क्यों इसको इशू करने की ज़रूरत महसूस हुई? क्यों आपको लगा कि कोई ऐसी आपको क्लियर करनी पड़ी है अपनी पोजीशन जमात को कि आप किसी नए ऑपरेशन के हक में नहीं है? क्या मौलाना साहब को कुछ लगा, इजलास में ऐसी बात हुई जिससे उनको लगा कि फिर से अपना मौक़िफ़ दोहराने की और पब्लिकली दोहराने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये कि मिनिस्टर साहब फरमा रही है कि इन कैमरा इजलास था और उसकी अहमियत बहुत थी और इन कैमरा होना चाहिए ताकि कोई ऐसी बात बाहर आवाम में ना जाए। लेकिन अंदर जो तकरीरें होनी थी, बात टीकर कौन चला रहा था उससे, ये भी तो मिनिस्टर साहब हमें बताएं। उनको पकड़े, उनके खिलाफ टीका के तहत उनके खिलाफ केस करें कि इन कैमरा इजलास के टीकर बाहर कैसे मीडिया पे आ गए, कौन चला रहा था, कौन अंदर से बाहर भेज रहा था। मौलाना साहब की गुफ्तगू को काट पीट के एक जुमले की तनाजुर में जब चलाया गया तो मजबूरन हमें रात को पार्टी की बयानियां देना पड़ा। ये तरीकाकार गलत है। आप हमें बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं और जब स्पीकर चलाते हैं तो ऐसा लगता है कोई डिसीजन हम दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये तरीकाकार गलत है। अगर हुकूमत इस तरह करेगी तो जो इस दफा आए अगली दफा वो भी नहीं आएंगे। हुकूमत में बदएतमादी आपके देख ले कि बलूचिस्तान की जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी इसमें नहीं गई है, तो इससे ज्यादा क्या बदएतमादी हो सकती है? सिर्फ KPK की पार्टियां थी या JUI जो बलूचिस्तान के तमाम हिस्सों में मौजूद है, पश्तून और बलोच इलाकों में। हमारे वहाँ पर 12-13 MPs भी मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर भी JUI का है वहाँ पर। तो हम लोग वहाँ सिर्फ अकेले बलूचिस्तान से हम बैठे हुए थे, ना अख्तर मैगल साहब थे, ना डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब थे, ना महमूद साहब थे। तो ये अदम एतमाद है हुकूमत के ऊपर, बेसिकली हुकूमत पे अदम एतमाद है और ये प्रॉब्लम जो है हुकूमत को हल करना चाहिए। बजाय हल करने के जो वहाँ गए थे उनके भी गलत टीचर चलाने बार शुरू कर दिए, तो मजबूरन हमें रात तक फिर अपना जमात का जो नुक्ता नजर है, मौलाना फजल रहमान साहब अपनी जाती गुफ्तगू नहीं करते। हमारी मैं किसी और जमात के तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरी जमात के अंदर जितने भी अदारे हैं, चाहे मजलिस शूरा हो, चाहे मरकजी मजलिस अमूमी हो, चाहे मरकजी मजलिस आमला हो, वो सारे उनसे हम पॉलिसी मैटर तय करवाते हैं। तो मौलाना साहब हो, मैं हूँ, कोई भी हो, तो हम उस पॉलिसी के अंदर बात करते हैं, उस पॉलिसी से बाहर बात नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जब सामने आई तो मुझे मजबूरन फिर वो हमने पॉलिसी जो थी जमात की वो हमने आपसे शेयर की कि ये जो गलत चीज चलाई जा रही है, गलत रवायत चलाई जा रही है। बाकी जहाँ तक रह गया बात सीधी से कि हमने 20 साल हो गए, हम तो कर रहे हैं ना कि ऑपरेशनों में तो लगे हुए हैं और हमने तो इनकी हमायत भी की है। हमने बंदूक उठा के जो मुल्क में टपरोगारतगरी करते हैं या बंदूक उठाते हैं हमारी फोर्सेस के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ या रियासत के खिलाफ, हमने तो उससे बाकायदा मौलाना साहब वालों ने फतवा जारी करवाया था, मुफ्ती तकीफ अली साहब से, दीगर उलमाए कराम से। उस फतवा देने वालों ने, उस फतवा कहने वालों ने आज तक हम लाशें उठा रहे हैं। हमें आज मेरे 2-3 MLA, मौलाना हसन जान, मौलाना राजुद्दीन और इस तरह तीसरे नजर में नाम निकला, हमारे 3 तो MLA थे, वो शहीद हुए, किसी ने उसकी हिफाजत नहीं की। फतवा तो आपने ले लिया, फिर उनकी हिफाजत किसने करनी थी? तो आज भी इस 15 रमजान के अंदर मेरे कितने लोग शहीद हुए हैं आपके पास लिस्ट मौजूद होगी। हमारी अगर आपने हिफाजत नहीं करनी, मौलाना फजल रहमान साहब को एक लेटर आप थमा देते हो कि जी आपको जान को खतरा है, तो मैं किससे मांगू तहफ़्फ़ुज़? क्या मैं इंडिया से कहूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दो? क्या आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है या आपने मुझे थ्रेट देना है? आप तो मुझे थ्रेट लेटर जारी कर रहे हो ना। शजरे साहिबा, असलम साहब ने जो ये पॉइंट उठाया कि इन कैमरा ब्रीफिंग थी मगर टिकर्स जो थे वो चल रहे थे टीवी चैनल्स पे सब तकरीरों के, और उनको लगता है कि मौलाना साहब की गुफ्तगू को मिस रिप्रेजेंट किया गया। देखिए, मौलाना साहब एक बहुत ज़ीरक सियासतदान है और उन्होंने बड़ी अच्छी और वहाँ पे गुफ्तगू की, बहुत उनकी जो भी बातें थी उनको बड़े गौर से सुना गया।
تمام جو عسکری قیادت تھی انہوں نے بھی اور تمام سیاسی جماعتوں نے بھی، اور ان کے مشورے بہت اچھے اور بہت اہم ہوتے ہیں ہمیشہ ملک کے لیے. اگر ان کی باتوں کو کسی نے بھی کسی بھی پریس میں یا کسی طریقے سے میڈیا میں مس ریپرزینٹ کیا گیا تو میں بھی اس کی مذمت کرتی ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بات کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے اور اس کو اسی کانٹیکسٹ کے اندر پیش کرنا چاہیے. اگر ایک بات کو کانٹیکسٹ سے نکال کے پیش کریں تو اس کی جو نوعیت ہے وہ بدل جاتی ہے، اور یہی اگر مولانا صاحب نے یہ محسوس کیا تو میں سمجھتی ہوں ایسا بالکل نہیں ہے. تو شذر صاحبہ آپ مطلب کہ کیونکہ اسلم صاحب کی باتوں سے مجھے یہ لگا جیسے حکومت نے غالباً یا شاید یہ ٹکٹس ریلیز کیے، بٹ آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، حکومت نے نہیں یہ ریلیز کی. کچھ چیزیں ان کیمرہ میں بھی ایسی تھیں جو کہ ہم چاہتے تھے. مثلا ہمارا جو اعلامیہ تھا وہ تو ہم نے اوپن کرنا تھا، لیکن کچھ چیزیں جو تھی وہ ایز سچ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کی طرف سے باقاعدگی سے یہ ریلیز کی گئی ہیں. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اگر کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں تو وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اسلم صاحب یہ جو دوسرا ایشو ہے سر کہ جیسے آپ شذر صاحبہ نے بھی شروع میں بات کی اور اسٹیک ہولڈرز کی، اور اسی پہ اب میں آ رہی ہوں کہ سر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 میجر پارٹیز ہیں خیبر پختونخوا کی. بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں سے تو کوئی آیا ہی نہیں سوائے آپ کے. کے پی سے بھی جو 3 بڑی پارٹیز ہم کہہ سکتے ہیں، اے این پی، آپ اور خیبر پی ٹی آئی، چاہے پی ٹی آئی نے شرکت کی ہو یا نہ ہو، بٹ آپ تینوں کا موقف ایک ہے کہ آپریشن سے مسئلے حل نہیں ہو رہے اور نیا آپریشن تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو سر کیا آپ کے خیال میں حکومت کو یہ پیغام مل گیا ہے یا ابھی بھی کوئی گنجائش ہے ان کو دوبارہ کمیونیکیشن ہونا پڑے گا اس پہ؟ دیکھیے یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان کیمرہ ہوئی ہیں، میں کرنا تو نہیں چاہتا. جو میں نے پارٹی پالیسی بدلی ہے اس کے مطابق تو آپ سمجھ ہیں کہ یہ باتیں ہوئی ہوں گی. اور بات سیدھی سی ہے کہ ہم نے 20 سال میں کچھ حاصل نہیں کیا. وہاں سے آپریشن ہوتے رہے ہیں، اب تک ہوتے رہے ہیں، اور پھر خود ہی لا کے ہم بسانا بھی شروع کر دیتے ہیں، ہم آپریشن بھی کرتے ہیں. اور اس میں وہاں کے عوام کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. آپ اسلام آباد اور راولپنڈی کی آبادی دیکھیں، پچھلے 20 سال میں کتنی بڑھ گئی ہے. اور میں کون لوگ ہیں؟ سارے پشتون ہیں. وہ گھر بار چھوڑ کے سارے ادھر آگے، بچے لے کے ادھر آگے. اسی طرح آپ جہاں چھوڑے، آپ لاہور، گجرانوالہ، کراچی، پورا وہاں پورا پشتون پورا جو ہے پورے کا پورا کے خالی ہو چکا ہے. لوگ گھر بار چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں. اس کیفیت میں مجھے یہ بتائیں، آپ ان کے پیچھے سے دیکھو پچھلے آپریشن جو ہوئے اس میں لوگوں کے گھر بسپار ہوئے، لوگ کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچا. پھر ہم نے کچھ اعلان کیے جو بہت ایسا تھا جو اونٹ کے منہ میں زیرا. گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ آپ کا جی مکان جس کا ڈیمیج ہوا اس کو ہم یہ دیں گے، اور جس کا پورا ڈیمولش ہو گیا اس کو ہم یہ دیں گے، لیکن اس سے بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. لوگ کیمپوں میں پڑے ہیں، اپنی عزتیں لے کے، عورتیں لے کے، خواتین لے کے، اپنے آپ کو پتہ ہے وہاں کی روایات ہے پشتونوں کی پردے کے حوالے سے، وہ بیچارے کس طرح سے اپنی گاٹ اٹ سر. سر وقت ذرا کم ہے، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. شذر صاحبہ کی بھی کامنٹ ضروری ہے. شذر صاحبہ اسٹیک ہولڈرز کا آپ نے ذکر کیا تو جی جیسے اسلم صاحب کہہ رہے تھے بلوچستان سے تو کوئی جماعت آئی نہیں، کے پی سے جو آئیں اور جو نہیں آئیں وہ سب کہہ رہی ہیں آپریشن نہیں. تو یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کو آن بورڈ کرے؟ دیکھیے حکومت کی بالکل ذمہ داری ہے، لیکن ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے. حکومت نے سب کو مدعو کیا اور ایک ان کیمرہ اجلاس میں تمام صورتحال کو کھول کے بتانا تھا اور ڈسکس کرنا تھا. ٹھیک ہے، بات یہ کہ دہشت گردی تو ہو رہی ہے نا، کہ ہم سب کے سامنے کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. لوگ آ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مس کمیونیکیشن ہو گئی ہے حکومت کی طرف سے کچھ، بیکاز آپ اسلم صاحب کی جو گفتگو میں سن رہی ہوں، آپ بھی سن رہی ہوں، اسے تو لگتا ہے کہ جیسے حکومت کچھ مس کمیونیکیٹ کر چکی ہے اسٹیک ہولڈر سے. نہیں، ایسی حکومت نے کوئی مس کمیونیکیٹ نہیں کیا. سب کو خود دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے جن اقدام کی ضرورت ہے، کیا وہ ہم نے اٹھانے یا کیا ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے آپسی لڑائیوں میں بیٹھے رہنا ہے اور اس سوچ میں بیٹھے رہنا ہے کہ ہم نے فلاں نے مس کمیونیکیٹ کر دیا یا ہمارا یہ بندہ جو ریلیز نہیں ہوا اس لیے ہم نے نہیں آنا یا یہ وہ. دیکھیں جو بات اس وقت ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ تمام لوگ مل کے اس میں بات کریں. جس وقت ضرب اور عدل فساد ہوا، کیا وہ کامیاب آپریشنز نہیں تھے؟ کیا ہماری سرزمین سے دہشت گردی ختم نہیں ہو گئی تھی؟ جس وقت دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے تو پھر سویلینز کا وقت آ جاتا ہے، سویلینز کا کام بھی ہوتا ہے اس میں. جس وقت یہ دونوں آپریشنز اس کے بعد نواز شریف صاحب خود ہی نہیں آئے جس میٹنگ کے لیے، اس میں آپ پی ٹی آئی کو کیا کہیں گے؟ آپ کی تو اپنے پارٹی کے لیڈر نہیں ہیں.
देखिए, नवाज शरीफ की पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बैठा था, नवाज शरीफ की पार्टी का चीफ मिनिस्टर बैठी थी, और वो उन्हीं की हिदायत के मुताबिक बैठे हुए थे। तो ये नवाज शरीफ के आने का इसके साथ बिल्कुल कोई मवाजना नहीं बनता कि एक पूरी पार्टी ही ना आए, और वो सिर्फ इस बात पे ना आए कि हमारे लीडर को जेल से रहा करें, 14 साल की सजा हुई हुई है। दूसरी वेरी क्विकली जी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, शजर साहिबा माफ करिएगा। असलम साहब, मौलाना साहब को इफ्तारी की दावत है वजीर आजम साहब की तरफ से, या वो तो क्योंकि अब आगे चले गए हैं फॉरेन ट्रिप पे? जी, दावत तो थी मौलाना साहब को, लेकिन मौलाना साहब ने फिर ये कहा कि जब मैं अपोजिशन को नहीं आपकी दावत पाऊँ, जैसे फिर अच्छी बात नहीं है, और ने भी बात किया, लेकिन वो उन्होंने इस वक्त माजरत कर ली कि अब पता नहीं वापस आएंगे तो नई सूरत क्या होगी, तो उस वक्त की सूरत से यही थी। और मैं फिर एक बात आपसे करना चाहूंगा, असल प्रॉब्लम जो है, वेरी क्विकली सर, 30 सेकेंड्स। हाँ, कोई बिल्कुल, जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं वो लोग आवाम में नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आवाम के और इनके दरमियान में एक गैप है जिसको हुकूमत चाहती है फोर्सेस के जरिए पूरा करें। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप इतना बड़ा हादसा उठता हुआ बलूचिस्तान में कोई MPA कोई MNA मौके पर मौजूद नहीं गया। आप कुरम में इतने बड़े वाक़यात हुए, कोई MNA कोई MPA कोई मिनिस्टर कोई चीफ मिनिस्टर वहां नहीं गया। तो ये हुकूमत, ये अवाम के अंदर इनकी शय नहीं है, और अवाम के और इनके दरमियान में फासले हैं जिनको फिर हम फोर्सेस को बीच में डाल के फिर फोर्सेस को अवाम के सामने आमने करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। ये सियासी मसाइल है, इनको हम सियासी तरीके से हल करें, सियासतदानों को लाएं, उनको एतमाद दिलाएं और ये हल हो जाएंगे। वो जमातें, मैं ये कहता हूँ, मुज़ाकरा अगर बहुत बहुत शुक्रिया। जो इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड जमातें हैं उनसे मुज़ाकरा करें, मसला सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो हुकूमत ने तारीख दी है अफगान रेफ्यूजीज के मुल्क में रहने की। स्टे विद अस। 40% दुनिया में जो ड्रग्स है अफगानिस्तान से इस वक्त प्रोड्यूस हो रही, और पाकिस्तान ट्रांजिट कंट्री बना हुआ है। अफगान शहरियों के मतलब फैसला है, उसमें टेररिज्म और ये जो ड्रग्स हैं वो सारा कुछ इसमें शामिल है, जिसको ये वजह से ये फैसला करना पड़ा कि इन्हें अब वापस भेजा। एक अफगानी अगर पाकिस्तान की रिजल्ट लेना चाहता है तो क्या अफगानिस्तान दुनिया में नहीं आता? क्या उसके लोगों के वो ह्यूमन राइट्स नहीं है? हम चेक करें, और एक बंदा अगर क्लियर है तो हमें देनी चाहिए। हम क्यों नहीं दे रहे? मैं बिल्कुल इस हक पे नहीं हूँ इस तरीके से उनको निकालना। जब इस पे हमला नहीं आएंगे करने के लिए तो वैसे है सुबह जो लोग मेरे पास यहाँ पे हैं, मैं उसको फिर बात करूंगा, मैं इनको अलाउ करता हूँ, मैं सही समझता हूँ, नहीं समझता। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में जो मौजूद अफगान मुहाजिरीन हैं। ये 20 लाख से ज़ायद जो मुहाजिरीन हैं, इसके बारे में पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ अरसा पहले फ़ैसला किया था कि मरहलावार ये मुल्क से इनको वापस भेजा जाएगा, और ये जो पॉलिसी है इसके ऊपर अमल दरामद वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें करेंगी। अब ताज़ा तरीन जो फिर एक और हम कह सकते हैं कि मरहला इसमें आ रहा है, बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल या 31 मार्च तक की उनके पास डेडलाइन है, फिर उनको मुल्क से जाना पड़ेगा। ये अब ये भी कहा जा रहा है कि जिनके पास अफगान सिटीज़न कार्ड्स हैं वो तो वापस जाएंगे ही सही, मगर बाकियों के बारे में भी कुछ इस तरह की गुफ्तगू आ रही है। हुकूमत एक तरफ डेटा इकट्ठा कर रही है, मगर साथ साथ ये भी इत्तलात आ रही हैं कि पुलिस ने, इंतज़ामिया जो है उसने अफ़गान जो यहाँ हैं सिटीज़न्स उनको पहले ही तंग करना शुरू कर दिया है, उनकी पकड़ धक्कड़ जो है वो शुरू हो गई है, और इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। एक तरफ इस बात पे तनकीद भी होती है कि हुकूमत जिस तरह इस सारे मामले को मैनेज कर रही है, हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है। पाकिस्तान के जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला है तलाल चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि ये जो सिचुएशन इस वक्त है इसमें ज़रूरी हो गया है कि इनको अफ़गान मुहाजिरीन को वापस उनके मुल्क भेजा जाए। उन्होंने कहा कि इनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से सिक्योरिटी ख़दशात भी हैं। दूसरी तरफ जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के अली मीन गंडापुर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, उनका एक बहुत मुख्तलिफ और सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। उन्होंने कहा कि वफाक को इस तरह
जो है नहीं निकालना चाहिए अफगानियों को। उन्होंने कहा किस तरह आप उनको बॉर्डर पार फेंक देंगे, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि नेशनैलिटी देनी है तो दे दें। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं अफ़गानिस्तान पे और पाकिस्तान के भी जो सिक्योरिटी मामला हैं। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। ताहिर साहब, आप तो जानते हैं इससे पहले भी डेडलाइंस आ चुकी हैं अफ़गान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से जब निकाला गया, अब दोबारा एक डेडलाइन सामने आ रही है। सर, किस तरह देख रहे हैं सारे मामले को, आप बताएं, ख़ास तौर पर काबुल की हुकूमत। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की प्रोग्राम में। आज अफगान वजीर खारिजा ने काबुल में पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि ये मरहलावार हो मुहाजिरीन की वापसी, क्योंकि आज उन्होंने ये तस्लीम किया है कि अगर इतनी तादाद में अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जाता है तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये पहली मर्तबा है कि अफगान हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे अपनी एक राय दी है जो पाकिस्तान का फैसला आया है और जिसके दिन करीब हो रहे हैं 31 मार्च का, क्योंकि वजारत खारिजा ने आज तर्जुमान ने पाकिस्तान के उनसे सवाल हुआ था, मैं भी वहाँ मौजूद था, तो उन्होंने कहा कि जो डेड लाइन है अफगान सिटीजन कार्ड का, जो कि तकरीबन 8 लाख कहा जाता है कि यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि इस डेड लाइन में कोई तब्दीली नहीं होगी, ये उनका बयान है। तो एक मसला तो अब अफगान हुकूमत के लिए बनेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए चैलेंज इसलिए है कि तोरखम अभी कल से खुलेगा पैदल लोगों के लिए, और ये जो अफगान सिटीजन कार्ड वाले हैं जिसको 2017 में कार्ड दिया गया था, वो अक्सरियत वो लोग हैं जो 40 साल के लगभग से यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, उनके यहाँ पे कारोबार है, उनकी दुकानें हैं, वो यहाँ पर कुछ नौकरियां भी करते हैं, कुछ के बिजनेस है, कुछ के यहाँ पर घर है, दुकानें हैं। अब ये जो चंद दिन रह गए हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसमें वो जा सकेंगे, तो वही एक मुश्किल पैदा होगी उनके लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान का तो यही फैसला है। लेकिन अफगान हुकूमत को लगता है कि इसमें एतमाद में नहीं लिया गया, इसलिए अफगान वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी ने आज दरख्वास्त की है। बल्कि चंद दिन पहले जो उनके मुहाजिरीन के वजीर है उन्होंने पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में भी ये दरख्वास्त की थी कि उनको वक्त दिया जाए। अच्छा ताहिर साहब, इससे पहले भी इस तरह का, क्योंकि मरहला वार है, इससे पहले भी ये हो चुका है, मतलब कि एक दफ़े भेजा जा चुका है वापस, वो कितना हम कह सकते हैं कि स्मूथली प्रोसेस हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली हमने जो प्रेस में स्टोरीज देखी तो उनमें तो काफ़ी लग रहा था कि एक बद इंतज़ामी सी है, और उसके अंदर फिर इंतज़ामिया हो, पुलिस हो, उनको एक मौका भी मिल जाता है, कुछ थोड़ी ज्यादती भी होती है, कुछ लोग पैसे भी बनाना शुरू कर देते हैं। क्या आप ने किस तरह देखा जो माजी के अंदर ये प्रोसेस हुआ है? माजी में भी बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो यहाँ बद इंतजामी की बात है, इस दफा ज्यादा इम्कान इसलिए है कि एक माहौल बनाया गया है अफगान मुहाजिरीन के हवाले से पाकिस्तान में, और मुसलसल बयानात आ रहे हैं। स्टेट मीडिया पे रोजाना दिन वो जो काउंट डाउन होता है वो करते हैं, तो एक नफ्सियाती भी इन्होंने मुहाजिरीन पे डाला है, और ये इनकी तादाद ज्यादा है, और मैंने जिस तरह कहा कि इनके कारोबार है, हर बंदा ये नहीं छोड़ सकेगा, तो बद इंतजामी का इम्कान है। दूसरी बात यह है कि इनकी रजिस्ट्रेशन तो हुई है पहले से, लेकिन फिर भी इनके जाने के लिए वहाँ पे जिस तरह के अनडॉक्यूमेंटेड के लिए उन्होंने एक सेटअप यहाँ भी कायम किया था, खैबर में भी, जिला में भी, और फिर अफगान साइड में भी थोड़ा सा था। अफगान साइड भी मेरे ख्याल में अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने कुछ कैंप्स बनाए हैं। लास्ट टाइम बनाए थे जब निगरान हुकूमत ने ऐलान किया था, और फिर लोग 1 अप्रैल से शुरू कर, इस दफा मैंने अभी नहीं देखा अफगान साइड पे। वो पाकिस्तान से तवक्को कर रहे हैं कि वो डेडलाइन डेट में मजीद इजाफा करेंगे, तो यहाँ पर भी मसला पैदा होंगे, पाकिस्तान में भी और वहाँ पे भी, जिस तरह के पब्लिकली उन्होंने कहा। और ये जो अमीर खान मुत्तकी की बात मैंने की, उन्होंने वहाँ डिप्लोमेट से खिताब करते हुए, कल अफ्तारी थी शाम में उनकी, तो उन्होंने ये कहा, फिर दुनिया से अपील भी की कि इस मामले में उनकी मदद की जाए। तो वहाँ भी मुश्किल बनेगा, यहाँ भी एक चैलेंज रहेगा, किस तरीके से 8 लोगों को आप वहाँ पर भिजवाएंगे। वेरी क्विकली ताहिर साहब, ये बताइएगा, जो हुकूमत की तरफ से इल्जाम लगाया जाता है कि ये सिक्योरिटी खदशात में भी का मसला है जिसकी वजह से इनको वापस भेजा जा रहा है। मेरे ख्याल में आप यहाँ जो वजारत इस्तिफरान है, सरहदों और रियासतों की वजारत, या अफगान कमिश्नरेट है, आप अगर उन लोगों से पूछे जिनकी जिम्मेदारी अफगान मुहाजिरीन है, वो इस मौकफ से मुत्तफिक नहीं है, ये जो कहा जाता है वज़ीर दाखिला की तरफ से, क्योंकि अफगान एक इंडिविजुअल तो 1, 2, 10, 15, 20 तो हो सकते हैं,
اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن عام مہاجر جو ہے، اگر اس کی جتنی بھی رپورٹس پاکستان کی اپنی ہے، یہ نہ تو جرائم میں اس طرح ملوث ہے، نہ دہشت گردی میں. ہاں، افغان بالکل جو طالبان کے سپورٹر ہے وہ پکڑے بھی گئے ہیں یہاں پہ، وہ دھماکوں میں بھی وہ شامل تھے. لیکن 1 یا 10 یا 12 یا 100 لوگوں کی بنیاد پہ اگر آپ 8 لاکھ لوگوں کو نکالیں گے اس طرح یا ان پہ بلیم کریں گے. لیکن ایک مسئلہ اور ہے کہ افغان مہاجرین کے مسئلے کا حل تو افغانستان اور پاکستان اور یونیسیف نے نکالنا تو ہے، یہ مسئلہ ساری عمر تو نہیں رہے گا. لیکن پاکستان اس طرح نکال کر کے جو گڈ ول ہے 40 سال سے مہاجرین کے تعلق افغانستان میں، مجھے خطرہ ہے کہ وہ گڈ ول پاکستان میں جو حسن نیت تھا وہ پاکستان نے اس کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ترکی کی. پروگرام کے آخری حصے میں ناظرین ہم گفتگو کریں گے ترکی پر. ترکی کے جو میئر ہیں استنبول کے اکرم امام، ان کو ریسنٹلی گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ دہشت گرد گروہ کی مدد کرتے رہے ہیں. کرپشن کے بھی الزامات ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی ڈگریز غلط ہیں، وہ کینسل کر دی جائیں گی. مگر شور اس بات پہ مچ رہا ہے اور تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کہ کچھ ہی دنوں میں یہ امام اولو صاحب جو ہیں وہ ترکی کے صدارتی انتخابات ہیں اس میں وہ CHP کے امیدوار ہونے تھے. اور CHP جو ہے وہ اس وقت جو صدر ہیں طیب اردوغان، ان کے خلاف جو اپوزیشن جماعت ہے وہ ہے. جیسے یہ ان کو گرفتار کیا گیا تو بتایا جا رہا ہے کہ ترکی میں بہت شدید ہنگامے شروع ہو گئے ہیں. بہت سے میجر جو شہر ہیں، استنبول، انقرہ، سب میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں. ان کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی بلاک کر دیے گئے ہیں، وہ بند ہیں، محدود رسائی ہے ان کی. تو یہ سارا معاملہ ہے. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے نوید احمد صاحب. ریچ کرتے ہیں جی، بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ مڈل ایسٹ کے ریجن پر. ویلکم ٹو دا شو نوید صاحب. جی نوید صاحب، بتائیے گا کہ یہ ذرا اس کا ہمیں کچھ بیک گراؤنڈ دیں کہ یہ واٹ ور دی ایونٹس کے ایک دم ان کو گرفتار کر لیا گیا. کیا صرف جو حکومت ہے ان کو خطرہ ہے آنے والے الیکشن سے، یا یہ کوئی بہت ایک زیادہ اسٹرانگ امیدوار سمجھے جا رہے تھے؟ واٹ از دا کانٹیکسٹ؟ ساری باتیں شامل ہیں جو آپ نے فرمائی ہیں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب بھی ترکی میں الیکشن ہوتے ہیں، اس سے الیکشن سے پہلے ایردوان صاحب کے دور حکومت میں جب سے یہ شروع ہوا، ایسی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں کہ اپوزیشن کو کسی طرح سے گیگ کیا جاتا ہے، اس کو روکا جاتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. اور ایسا ہی ہوا. استنبول کی سگنیفیکنس اور اہمیت ایردوان صاحب کے لیے اس لیے زیادہ ہے کہ ان کا سارا کیریئر جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوا تھا، استنبول سے. اور قاسم پاشا ایک جگہ ہے جہاں پہ ان کی سیاسی قیادت کی آغاز ہوا، سیاسی سفر کا. اور اب یہ صاحب امام صاحب جو ہیں یہ بھی استنبول کے اندر سے ہی جہے پہ، یا جس کو انگلش میں CHP کہتے ہیں، اس کے میئر ہیں. اور استنبول اگر چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایردوان صاحب سے پورا ترکی جا سکتا ہے. گزشتہ بلدیاتی انتخابات میں ان کی پارٹی کے AKP کے بہت کم بیسیکلی مایوس کن نتائج تھے، اور جس کی وجہ سے اب مزید حالات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور تمام سروس میں AKP ان کی جو پارٹی ہے ایردوان صاحب کی، وہ کافی پریشانی کا شکار ہے. اور ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں بھی ایردوان صاحب نے کوئی سکسیسر کریٹ نہیں کیا. امام اوغلو عمر میں ان سے کم ہے، تجربے میں زیادہ ہے، تجربے میں بھی کم ہے، لیکن ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. اور یوکرین وار کی وجہ سے اسپیشلی ترکی کے اندر افراط زر زیادہ ہوا، مہنگائی زیادہ ہوئی، اور بڑے شہروں کے اندر پہلے ہی رہنا بہت مشکل تھا، اب مزید خراب ہو گیا حالات. صحیح. اچھا سر، تو بتائیں کہ یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو تسلسل ہے کہ ہر دفعہ الیکشن سے پہلے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ AKP کی بھی پوزیشن کمزور لگ رہی ہے.
तो क्या ये जो CHP के ये कैंडिडेट बनने वाले थे, was he the only person in the running? मतलब कि ये अभी कई बात होते हैं ना जिसको हम कहते हैं कि इट्स अ डन डील कि इन्होंने ही कैंडिडेट होना था, या आपके ख्याल में अभी वहां भी रेस थी और हुकूमत की नर्वसनेस ज्यादा नजर आ रही है कि उन्होंने पहले ही इनको अरेस्ट कर लिया बिफोर एनीथिंग वाज क्लियर? जी, इलेक्शन है 2028 में, जो गिरफ्तारी हुई उसका ऑफ कोर्स पेशखामा आने वाले दिनों में, जो इनकी ऑलमोस्ट कंफर्म जो थी नॉमिनेशन थी प्रेसिडेंट अर्दोआन के कंपेटिटर के तौर पे, और उसको उन्होंने प्रियम्प्ट की कोशिश की यूजुअल टैक्टिक्स के साथ कि करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इनका खुद जो फ्रीडम फाइटर्स या टेररिस्ट या गोरिल्लास जो भी जिस तरह से कोई कहना चाहता है उनके साथ इनका ताल्लुक है, और कुर्दिश लीडरशिप ने ऑलरेडी विथड्रॉ कर लिया है, और ओजलान साहब ने कह दिया है कि तमाम PKK के लोग जो हैं वो हथियार फेंक दें। वो थ्रेट एज सच है नहीं, लेकिन ये इस्तेमाल की गई कुर्दिश लीडरशिप के खिलाफ लास्ट इलेक्शंस में, और उनकी सारी क़यादत को जेल में डाल दिया गया। अब इनके खिलाफ भी वही इल्जाम लगाया गया। इससे पहले गुलैन मूवमेंट के खिलाफ, जो कि कंप्लीटली मिलिटेंसी से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, उनको मिलिटेंट डिक्लेयर करके और एक कूप में उनको भी हटाया गया। और उसकी AKP की जो आपने सवाल किया कि उनकी मकबूलियत का क्या हाल है, तो लास्ट इलेक्शन में इन्होंने मेह पे जो उनके ज्यादा कमालिस्ट काइंड ऑफ जो नेशनलिस्ट अल्ट्रा नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ अलायंस किया AKP ने, तब जाके सर वेरी क्विकली, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। बताएं कि ये आपके ख्याल में जो प्रोटेस्ट हो रही है ये बढ़ेंगी या कंट्रोल कर लेगी हुकूमत? वेरी क्विकली। बहुत ज्यादा मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, और गवर्नमेंट ने अपने आप को एक बड़े क्रूशल टाइम पे डोमेस्टिक सिचुएशन की वजह से एक मुश्किल हालात में डाल लिया है, और ये मजीद फैलेगी। अभी डिपेंड ये कर रहा है कि क्या इनको डिटेन रखेंगे या इनके ऊपर पक्की गिरफ्तारी डाल देंगे और तमाम लोगों को जेल भर देंगे। तो बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज इतना ही। वी विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।